बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वह प्रोसीजर ऑफ मेकिंग पीरियडिकल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो पीरियडिकल रिकॉर्ड है उसको जो बनाने का प्रोसीजर है वो आज स्टडी करेंगे। सेक्शन 42 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इसका सेक्शन है और सेक्शन 42 में हमें इंतकाल के बारे में बताता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी एक मालिक से दूसरे मालिक तक कैसे उसके नाम पे मुंतकिल होगी, इंतकाल उसका कैसे होगा। अब यहाँ पे एक पर्सन अगर एक प्रॉपर्टी वो उसको एक्वायर करता है, चाहे उसको विरासत के ज़रिए मिलती है या वो परचेज़ करता है, गिफ्ट में मिलती है, मॉर्गेज में लेता है, लीज़ पे लेता है, एक्सचेंज में लेता है, जिस तरीके से भी वो मालिक बनता है किसी प्रॉपर्टी का, तो उसका इंतकाल कैसे किया जाएगा सरकारी रिकॉर्ड में। मेकिंग ऑफ दैट पार्ट ऑफ पीरियडिकल रिकॉर्ड्स विच रिलेट्स टू लैंड ऑनर, यानी कि एक पर्सन जब किसी ज़मीन का मालिक बनता है, लैंड ऑनर बनता है, तो उसका जो पीरियडिकल रिकॉर्ड है यानी कि इंतकाल कैसे दर्ज किया जाएगा, वो सारा तरीक़ेकार इस सेक्शन 42 में बताया गया है। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर अ पर्सन एक्वायरिंग बाय इनहेरिटेंस, परचेज, मॉर्गेज, गिफ्ट और अदरवाइज एनी राइट इन एन एस्टेट एज अ लैंड ऑनर और अ टेनेंट फॉर अ फिक्स टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। अब यहाँ तक कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन किसी स्टेट में राइट एक्वायर करता है एज आ लैंड ऑनर, यानी वो मालिक बनता है विरासत के ज़रिए या उसने परचेज़ की है या मोर्टगेज के ज़रिए या गिफ्ट के ज़रिए या अदरवाइज़, मतलब किसी भी तरीके से किसी लैंड का वो ऑनर बनता है या वो टेनेंट बनता है किसी स्टेट का, और वो जो टेनेंट बनने का उसका जो टर्म है वो 1 साल से ज़्यादा है। तो अब उसने क्या करना है कि जब भी वो मालिक बनता है किसी ज़मीन का, तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो जाके रिपोर्ट करेगा पटवारी को, उस जो प्रॉपर्टी जिस स्टेट में जिस मौज़े में सिचुएट कर रही है, तो उस मुतलका पटवारी के पास वो जाएगा, उसको रिपोर्ट करेगा कि मैंने इस प्रॉपर्टी में ये राइट एक्वायर किया है विरासत के ज़रिए, परचेज़ के ज़रिए, मॉर्गेज के ज़रिए, गिफ्ट के ज़रिए, अदरवाइज़ किसी भी तरीके से उसने जो राइट एक्वायर किया है। अब जब वो पटवारी को रिपोर्ट करेगा तो अब आगे पटवारी क्या करेगा, पटवारी की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे देखते हैं। वो शैल रिकॉर्ड सच रिपोर्ट इन द रोज़नामचा टू बी मेंटेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब जब पटवारी के पास आप जाते हैं, उसे बताते हैं कि मैंने इस प्रॉपर्टी में ये राइट एक्वायर किया है, तो अब पटवारी को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो आपके रिपोर्ट को वो पटवारी रिकॉर्ड करेगा अपने रोज़नामचा में, जो उसके पास डेली डायरी होती हैं, उसमें आपके रिपोर्ट को रिकॉर्ड करेगा। और रिकॉर्ड करने के बाद जो पटवारी है वो आपको एक कॉपी देगा उस रिकॉर्ड की जो उसने अपने पास लिखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको कॉपी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट, जो आपने रिपोर्ट की थी उसको कि मैंने ये प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, तो उस रिपोर्ट की एक कॉपी सेंड करेगा विद इन अ वीक ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय हिम। तो पटवारी खुद 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस रिपोर्ट की कॉपी सेंड करेगा टू द ऑफिस ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विद इन विच द स्टेट इज़ सिचुएटेड। अब आपकी जो स्टेट है जहाँ पे आपने जिस प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर किया है एज अ लैंड ऑनर, तो उस प्रॉपर्टी वो जिस यूनियन कौंसिल में सिचुएट कर रही है, तो उस मुतलका यूनियन कौंसिल को, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन को वो एक कॉपी भेजेगा उस रिपोर्ट की कि ये पर्सन जो है इस ज़मीन का लैंड ऑनर बन गया है। अब सब सेक्शन 2, इफ़ द पर्सन एक्वायरिंग द राइट इज़ अ माइनर और इज़ अदरवाइज अनेबल टू रिपोर्ट। अब एक पर्सन जो है उसने ये राइट एक्वायर किया है उस प्रॉपर्टी में, वो माइनर है, अदरवाइज़ अनेबल, यानी कि वो अनेबल है या वो अनसाउंड माइंड है, माइनर है, क्योंकि वो तो खुद जाके रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, हिज गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ हिज प्रॉपर्टी शेल मेक द रिपोर्ट टू द पटवारी और द सर्विस सेंटर ऑफिशियल। तो अगर माइनर ने कोई राइट एक्वायर किया है, किसी ने किसी माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली है, तो फिर उसका जो गार्डियन है या वो पर्सन का चार्ज जिसके पास भी है, तो वो पटवारी को जाएगा और उसको बताएगा कि ये माइनर पर्सन है और इसके नाम पे ये प्रॉपर्टी जो है ये एक्वायर की गई है। उसके बाद क्या है, सब सेक्शन 3 है, द पटवारी शेल एंटर इन हिज रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन एवरी रिपोर्ट मेड टू हिम अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। तो यहाँ तक कहते हैं कि ऊपर जो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में जो रिपोर्ट की गई है पटवारी को, तो अब
उसके बाद पटवारी जब डेली डायरी में यानी रोजनामचा में इस रिपोर्ट को दर्ज करेगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पटवारी उठाएगा वो ये है कि पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन, इंतकालात का रजिस्टर। तो फिर रोजनामचे से जो है वो पटवारी उस इंतकाल को रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में दर्ज करेगा। And shall also make an entry is the Roznamcha and in the register of mutation respecting the acquisition of any such right as aforesaid which has been reason to believe to have been taken place and of which report should have been made to him under either of those subsections and has not been so made। अब यहाँ पे एक अलग बात बताई गई है। एक तो हमने सब सेक्शन 1 में देखा कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो जाकर पटवारी को रिपोर्ट करता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी इसमें ये राइट एक्वायर कर लिया। सब सेक्शन 2 में ये था कि कोई माइनर है उसके नाम पे प्रॉपर्टी ली गई है तो उसका गार्डियन जाके रिपोर्ट करेगा। और अब यहाँ से आगे मज़ीद बताते हैं कि अगर पटवारी के नॉलेज में ख़ुद कोई बात ऐसे आती है, यहाँ पे कहते हैं कि हैज़ रीज़न टू बिलीव, पटवारी के उसके माइंड में उसके नॉलेज में ये बात आ गई कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर की गई है, किसी पर्सन ने एक्वायर की है, तो उसको भी पटवारी अपने पास उसकी एंट्री करेगा अपने रोज़नामचे में और उसका जो इंतकाल है, जो म्यूटेशन है, वो अपने पास रजिस्टर में दर्ज करेगा। यानी यहाँ पे अगर कोई आके पटवारी को रिपोर्ट नहीं भी करता और पटवारी के उसके नॉलेज में बात आ गई कि प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गई है, जिसका जो रिपोर्ट है वो पटवारी को करना चाहिए लेकिन वो उसको रिपोर्ट नहीं किया गया, तो पटवारी ख़ुद से ही अपने पास उसको डेली डायरी में दर्ज करके रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में इंतकाल को दर्ज करेगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 है, द रिपोर्ट मेड टू द पटवारी अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 और रिकॉर्डेड बाय हिम अंडर सब सेक्शन 3 शैल बी डिस्प्लेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो रिपोर्ट किया गया है पटवारी को अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर पटवारी को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया लेकिन उसके नॉलेज में खुद बात आ गई कि किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है, तो सब सेक्शन 3 कहते हैं जब भी वो रिपोर्ट बनाएगा तो उस रिपोर्ट को वो डिस्प्ले करेगा। अब किस तरीके से डिस्प्ले करेगा, तो ये जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है तो इसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968। उन रूल्स में बताया गया है कि किस तरीके से इस रिपोर्ट को डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 5 है, इफ़ द पटवारी फेल्स टू रिकॉर्ड और टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट मेड टू हिम अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। अब यहाँ तक कहते हैं कि जो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में जो रिपोर्ट किया गया था पटवारी को, अगर पटवारी उस रिपोर्ट को दर्ज नहीं करता, या जैसे कि मैंने आपको सब सेक्शन 4 में ऊपर बताया कि वो उस रिपोर्ट को डिस्प्ले करेगा, अगर वो डिस्प्ले नहीं करता, ये दोनों गलतियाँ वो करता है, तो फिर क्या होगा, द पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट may make the report in writing to the revenue officers concerned and the union nazim of the union council in which the estate is situated by registered post acknowledged due and the revenue officer shall thereupon cause such report to be entered in the register of mutation। तो फिर वो जिस पर्सन ने रिपोर्ट किया था पटवारी को, तो वो क्या करेगा कि वो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जिस तरह का असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, उसको एक शिकायत लगाएगा। क्या करेगा यहाँ पे कि यहाँ पे कहते हैं कि द पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट, जिसने रिपोर्ट किया था वो एक अलग रिपोर्ट बनाएगा इन राइटिंग रेवेन्यू ऑफिसर्स को या जो भी यूनियन नाजिम है उसको, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, तो उसको एक रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए एक शिकायत भेजेगा कि पटवारी ने मेरा जो रिपोर्ट है वो अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया या उसको डिस्प्ले नहीं किया। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो क्या करवाएगा, शेल काज दियर अपन काज सच रिपोर्ट। तो फिर वो पटवारी को हिदायत करेगा कि आप इसका जो रिपोर्ट है या जो उसका डिस्प्ले है वो आप दर्ज करवाएं, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में इसका इंतकाल दर्ज करवाएं। उसके बाद सब सेक्शन 6 हैं, अ रेवेन्यू ऑफिसर शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्वायर इनटू द करेक्टनेस ऑफ ऑल एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो असिस्टेंट कमिश्नर हमारा होता है, वो क्या करेगा कि वो टाइम टू टाइम जो है रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन का उसको चेक करेगा, उस पर चेक एंड बैलेंस रखेगा कि उसमें अगर कोई एंट्रीज वगैरह करनी है, कोई करेक्टनेस वगैरह करनी है, तो टाइम टू टाइम रेवेन्यू ऑफिसर जाके रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में उसमें तमाम जो करेक्टनेस है उसको चेक करेगा। एंड इन टू ऑल सच एक्विजिशन एज अफोरसेड कमिंग to his knowledge of which under the foregoing subsection report should have been made to the patwari and entries made in that registered and shall in each case make such order as it thinks fit with respect to any entry in the periodical record of that right acquired। तो इसमें कहते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर सारा पढ़ लिया कि जब कोई पर्सन प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा तो जाके पटवारी को रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करने के बाद पटवारी अपने पास रोज़नामचे में दर्ज करेगा, रोज़नामचे में दर्ज करने के बाद वो अपने रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में उसका इंतकाल वो करवाएगा।
तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं तो वो कहते हैं कि जो भी इस तरह की एक्विजिशन होगी, जैसे कि ऊपर हमने सारा पढ़ लिया, पटवारी को जो है वो रिपोर्ट किया गया और पटवारी ने उसको रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में भी दर्ज किया, तो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो आखिर में एक ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करके वो ये कहेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांसफ़र हो गई है फ़लाँ शख्स से फ़लाँ शख्स के नाम पे। और ये ऑर्डर जो है वो कहाँ पे करेगा, तो नीचे हम सब सेक्शन एक मज़ीद देखेंगे, उसमें बताया गया है कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं ये जाएगा उस जगह पे, वो जो प्रॉपर्टी जहाँ पे सिचुएट कर रही है उस ज़मीन के ऊपर, उस लैंड के ऊपर जाएगा, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करेगा और वहीं पे जो है वो ये ऑर्डर करेगा कि ये प्रॉपर्टी इस शख्स से मुंतकिल हो गई है इस शख्स के नाम पे। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम इंतकालात होते हैं तो ये जाके जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके ऑफिस में होते हैं, कहीं पे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। उसके बाद सब सेक्शन 7 है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ इनहेरिटेंस और वेयर द एक्विजिशन ऑफ द राइट इज़ एक्वायर्ड बाय अ रजिस्टर्ड डीड और बाय और अंडर एन ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ अ कोर्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस के ज़रिए एक्वायर की जाती है या रजिस्टर्ड डीड जो रजिस्ट्री होती है उसके तहत एक्वायर की जाती है, या ऑर्डर ऑफ द डिग्री के ज़रिए अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, तो इन तीन चीज़ों को छोड़ के आगे कहते हैं कि द रेवेन्यू ऑफिसर शिल मेक द ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन whose राइट हैज़ बीन एक्वायर्ड आफ्टर सच पर्सन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय टू रिस्पेक्टेबल पर्सनस। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनहेरिटेंस, रजिस्टर्ड डीड और डिक्री ऑफ द कोर्ट, इन तीनों को छोड़ के अगर कोई पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, अब जिस पर्सन के राइट को एक्वायर किया गया है, जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, उस पर्सन की प्रेजेंस में और उसके साथ साथ दो गवाहान की मौजूदगी में रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा कि अंडर सब सेक्शन 6 जो है वो ऑर्डर करेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जिस टाइम प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाए तो रेवेन्यू ऑफिसर एक ऑर्डर करेगा एक लोगों की मौजूदगी में कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पर्सन से मुंतकिल हो गई है इस शख्स के नाम पे, प्रेफरेबली फ्राम लंबरदार और मेंबर ऑफ द ज़िला कौंसल, तहसील कौंसल, टाउन कौंसल, यूनियन कौंसल कंसर्न whose signature or thumb impression shall be obtained by the revenue officer on the register of mutation। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि जिस पर्सन की प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है तो उस पर्सन की मौजूदगी में और साथ में जो गवाहान की मौजूदगी में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो ऑर्डर करेगा। उसके बाद सब सेक्शन 8 है, एन इंक्वायरी or an order under subsection 6 shall be made in the common assembly in the state to which the mutation which is the subject matter of the inquiry relates। यही मैं आप बता रहा था ऊपर कि जो सब सेक्शन 6 में जो मैंने आपको बताया कि जब प्रॉपर्टी फाइनली एक्वायर हो जाए तो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो ऑर्डर करेगा कॉमन असम्बली में, यानी लोगों की मौजूदगी में, वो जो प्रॉपर्टी जिस जगह पे सिचुएट कर रही है उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाएगा, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करेगा, लोगों की मौजूदगी में वहाँ पे वो ऑर्डर करेगा कि इस पर्सन से प्रॉपर्टी मुंतकिल हो गई। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे होता है तो ये तरीक़ाकार जो है ये नहीं अपनाया जाता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ में आ जाता है कि हम कॉमन असम्बली में गए, लोगों की मौजूदगी में गए और ये ऑर्डर हो गया। ऐसा प्रैक्टिकली कहीं नहीं होता। उसके बाद सब सेक्शन 9 है, where a revenue officer make an order under subsection 6 in regard to the acquisition of any right, an entry shall be made in the periodical record by the insertion therein of a description of the right acquired by the omission from such record of any entry in record previously prepared which by reason of the acquisition has ceased to be correct। अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अंडर सब सेक्शन 6 जो है वो ऑर्डर करता है कि एक पर्सन ने जो है राइट एक्वायर कर लिया है उस प्रॉपर्टी में, तो उसके बाद जो पीरियडिकल रिकॉर्ड है उसमें उस शख्स की एंट्री की जाएगी जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी मुंतकिल हुई है। उसके बाद है सब सेक्शन 10, इफ़ विद इन 3 months ऑफ द मेकिंग ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अ राइट अंडर सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 और द रिकॉर्डिंग बाय द पटवारी ऑफ एन एंट्री इन द रोजनामचा अंडर सब सेक्शन 3 रिस्पेक्टिंग द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट, नो ऑर्डर इज मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर सब सेक्शन 6, he shall report the cause of delay to the collector in the prescribed manner। यहाँ पे सब सेक्शन 10 को दोबारा से ज़रा गौर से समझे कि सब सेक्शन 1 में क्या था। सब सेक्शन 1 में ये था कि हम जब किसी प्रॉपर्टी में राइट एक्वायर करते हैं तो जाके पटवारी को हम रिपोर्ट करेंगे। सब सेक्शन 2 में ये था कि जब कोई माइनर पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ली जाएंगी या अनसाउंड माइंड पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएंगी तो उसका गार्डियन जाके पटवारी को रिपोर्ट करेगा। और सब सेक्शन 3 में यह था कि अगर पटवारी को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया और लेकिन उसके नॉलेज में खुद बात आ गई और उसने अपने पास एंट्री कर दी रोजनामचे में,
तो ये चीज़ें थी। अब 3 मंथ्स गुजर गए इन तीनों सिचुएशन में, और फिर हमने ये देखा था कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो सब सेक्शन 6 के तहत जो है वो ऑर्डर करेगा कि ये प्रॉपर्टी फ़लाँ शख्स से फ़लाँ के नाम पे मुंतकिल हो गई है। तो अब सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 में जो रिपोर्ट हुआ है और 3 मंथ गुजर गए, रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर नहीं किया, तो फिर उसके बाद जो ये रेवेन्यू ऑफिसर है वो डिले की जो वजह है वो बताएगा कलेक्टर को कि मैंने किस वजूहात की बिना पर 3 मंथ्स के अंदर अंदर इस एंट्री के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में क्यों ऑर्डर नहीं किया। उसके बाद सब सेक्शन 11 है, द रेवेन्यू ऑफिसर शेल इन द प्रिस्क्राइब मैनर सेंड अ कॉज to be sent the gist of an order made by him under subsection 6 to the person whose right is acquired and also to the office of the union administration in which the estate is situated। तो सब सेक्शन 11 में यही है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो एक प्रेस्क्राइब मैनर में, एक तरीक़ेकार के मुताबिक क्या करेगा कि वो अंडर सब सेक्शन 6 जो वो ऑर्डर पास करता है उस ऑर्डर की कॉपी जो है वो सेंड करेगा उस पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, और इसके साथ साथ जो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है उसको भी अपने जो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है जिस यूनियन काउंसिल में, मुतल्लिका यूनियन काउंसिल को भी एक अपने ऑर्डर की कॉपी भेजेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है इस फ़लाँ शख्स के नाम से दूसरे के नाम पर मुंतकिल हो गई है। तो ये सेक्शन 42 जो है ये इंतकालात के हवाले से है कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं विरासत के ज़रिए, या हम उसको ख़रीदते हैं, या हमें गिफ्ट में मिलती है, एक्सचेंज, लीज़, किसी भी तरीके से हम उस राइट को एक्वायर करते हैं, तो हम जाके पटवारी को रिपोर्ट करते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली है। वो अपने पास डेली डायरी में दर्ज करता है। उसके बाद वो जो इंतकालात का रजिस्टर होता है उसमें दर्ज करता है। फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसका जैसे कि अंडर सब सेक्शन 6 जो है वो ऑर्डर पास करता है। ऑर्डर में वो बताता है कि ये प्रॉपर्टी जो है फ़लाँ शख्स के लेके फ़लाँ शख्स के नाम पर मुंतकिल हो गई है। और आखिर में यहाँ पे सब सेक्शन 6 में यही, सब सेक्शन 11 में यही कहते हैं कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डर पास करता है अंडर सब सेक्शन 6 उसका वो जो है ऑर्डर की कॉपी जो है जिस शख्स से प्रॉपर्टी मुंतकिल की गई है उसको भी भेजेगा और मुतल्लिका यूनियन काउंसिल को भी भेजेगा। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहाई इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो फर्दर इसका सेक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।